तारीख फातिहीन के नामों से भरी पड़ी है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर आज भी रूस और यूरोप की तारीख कांप उठती है। एक ऐसा जर्नैल जिसने जिंदगी में कभी हार का जायका नहीं चखा, जिसने 32 कौमों को मिलियोमीट करके रख दिया। यूरोप के फौलादी जंगजू यानी नाइट टेम्पलर्स उसे इंसान नहीं बल्कि एक बला और अफरीत करार दिया करते थे, और जिसकी जंगी चालें आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं। ये कहानी है चंगेज़ खान के सबसे खतरनाक डॉग ऑफ वॉर की, जिसे दुनिया सूबदाई बहादुर के नाम से जानती है। वही सूबदाई जिसने अपने उस्ताद जेबी नवियान की मौत का ऐसा हौलनाक इंतकाम लिया कि रूस की नदियां खून से सुर्ख हो गईं और रूसी शहजादों की हड्डियां सूबदाई के तख्त के नीचे चूरा चूरा हो गईं। आज की वीडियो में हम सूबेदाई की उन डार्क ट्रिक्स का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल था 1185, जब तिमुजिन, जिसे दुनिया आज चंगेज़ खान के नाम से जानती है, अपने कबीले का खान मुंतखब किया जा रहा था। इसी हुजूम में एक नौजवान लड़का खड़ा था जिसकी आंखों में वो आग थी जो आने वाले वक्त में आधी दुनिया को जलाने वाली थी। उस लड़के का नाम था सूबदाई। उसने उसी वक्त उस उभरते हुए सरदार के सामने अपना सर झुकाया और वफादारी का ऐसा हल्फ उठाया जिसकी कीमत तारीख को करोड़ों इंसानों की जान देकर चुकानी थी। ये वो दौर था जब चंगेज़ खान अभी सिर्फ एक नाम था, लेकिन सूबदाई उसकी वो तलवार बनने वाला था जिसने तारीख के सफ़हात खून से रंग देने थे। वफादारी का असल और हौलनाक इम्तिहान 1203 में आया, जब एक खूनरेज़ जंग में चंगेज़ खान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। खान अपने चंद वफादारों के साथ झील बेलजुना की तरफ भागने पर मजबूर हो गया, जहां मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। भूख, प्यास और बदहाली के उस आलम में जहां अपने भी साथ छोड़ गए थे, वहां सूबदाई का बाप भेड़ों का एक रेवड़ लेकर निकला ताकि अपने खान की भूखी फौज का पेट भर सके। रास्ते में वहशी डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन यहां सूबदाई ने वो दरिंदगी दिखाई कि डाकुओं की रूह कांप गई। उसने अकेले मौत के उस खेल को उलट कर रख दिया। न सिर्फ अपने बाप को बचाया, बल्कि वो रेवड़ चंगेज़ खान तक पहुंचाकर दम लिया। खान ने जब उस नौजवान की आंखों में वो बेखौफी देखी तो उसे अपने शाही मुहाफिज दस्ते यानी कीशद में शामिल कर लिया। ये महज एक ओहदा नहीं था, ये उस शिकारी भेड़िए की जंजीर खुलने का आगाज था जिसने अब पूरी दुनिया का शिकार करना था। साल 1206 तक चंगेज़ खान पूरे मंगोलिया को एक परचम तले मुत्तहिद कर चुका था, लेकिन उस अजीम सल्तनत के साथ साथ अब सूबदाई की हैसियत भी बदल चुकी थी। वो अब महज एक आम मुहाफिज नहीं रहा था, बल्कि 1000 खून नखार जंगजुओं का कमांडर बन चुका था। यहीं से उसकी शोहरत एक ऐसे सफ़ाक और निडर फातेह के तौर पर फैली जिसका नाम सुनकर दुश्मन के माथे पर पसीना आ जाता था। उसे चंगेज़ खान के 4 डॉग्स ऑफ वॉर यानी जंग के 4 खतरनाक शिकारियों में शुमार किया जाने लगा। चंगेज़ खान के ये 4 डॉग्स ऑफ वॉर के जानलेवा शिकारी थे जिन्हें चंगेज़ खान जहां इशारा करता वो वहीं क़यामत बर्पा कर देते। उनके नाम थे जेबी नवियान, सूबदाई, जेलमी और मुकाली। ये डॉग्स ऑफ वॉर हद से ज़्यादा बेरहम थे, खौफ से नावाकिफ थे, और चंगेज़ खान की वो तेज़ धार तलवारें थे जिन्हें उसने पूरी दुनिया की गर्दनें काटने के लिए तैयार किया था। सूबदाई उनमें सबसे ज़्यादा मुहलिक साबित होने वाला था, क्योंकि उसकी भूख अभी मिट्टी नहीं थी। वो अभी दुनिया के नक्शे से मुल्कों को मिटाने का ख्वाब देख रहा था। साल 1211 में जब चंगेज़ खान ने चीन की ताकतवर जिन सल्तनत के खिलाफ जंग का ढोल बजाया, तो सूबदाई की दरिंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान 1212 में हुआ। मंगोलों ने हुवांजो के किले का मुहासरा कर रखा था, एक ऐसा किला जो बज़ाहिर नाकाबिले तस्खीर नजर आता था। दुश्मन ऊपर से आग, जहरीले तीरों और पत्थरों की बारिश कर रहा था, लेकिन तारीख गवाह है कि सूबदाई वो पहला शख्स था जो मौत के साए में किले की दीवारों पर चढ़ा और दुश्मन के सीने में मंगोल पर चमगाड़ दिया। उसकी इस बेमिसाल जुर्रत ने खुद चंगेज़ खान को भी दंग कर दिया। खान ने उसे न सिर्फ बेशबहा इनामात से नवाजा, बल्कि उसे बाकायदा तौर पर बहादुर का खिताब दिया, जिसका मतलब है शीर दिल हीरो।
यहाँ से चले सूबेदाई महज एक सिपाही नहीं रहा, बल्कि मंगोल फौज का एक ऐसा सुतून बन गया जिस पर चंगेज खान अपनी पूरी सल्तनत का बोझ रख सकता था। 1213 में सूबेदाई ने अपने उस्ताद जेबी नव्यान के साथ मिलकर चीन के इलाकों में वो तबाही मचाई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मंचूरिया के बर्फानी मैदानों में उसने वो सबक सीखा जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक भयानक डरावना ख्वाब बनने वाला था। जेबी नव्यान से उसने सीख लिया था कि दुश्मन की सफ़ों में गहराई तक जाकर अफरा तफरी कैसे फैलाई जाती है। उसे समझ आ चुका था कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दुश्मन के आसाब से खेल कर जीती जाती है। ये वही होलनाक तजुर्बा था जिसने बरसों बाद यूरोप के शहजादों की नींदें हराम कर देनी थीं। 1219 के आखिर तक सूबेदाई वापस चंगेज खान के पास पहुंच चुका था, लेकिन आराम उसके नसीब में नहीं था। उतरार में मंगोल काफले के कत्लेआम ने चंगेज खान के गुस्से को आग लगा दी थी और अब सूबेदाई को एक ऐसी मुहिम पर निकलना था जो उसे तारीख का सबसे बड़ा फातेह बनाने वाली थी। ख्वारज़्म शाही सल्तनत की दीवारें अब लर्जने वाली थीं और डॉग ऑफ वॉर अपनी जंजीरों से आज़ाद होने को तैयार था। ये साल मंगोल तारीख का वो खूनी मोड़ था जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। जब ख्वारज़्म शाही सल्तनत के एक मगरूर गवर्नर एनालिचक ने चंगेज खान के ताजरों को बेदर्दी से कत्ल किया तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपनी मौत और अपनी नस्लों की तबाही को दावत दे दी है। चंगेज खान अपने सबसे मोहलिक शिकारियों यानी सूबेदाई बहादुर और जेबी नव्यान को हुक्म दिया कि ख्वारज़्म की ईंट से ईंट बजा दी जाए। ख्वारज़्म के अजीम शहर बुखारा पर चंगेज खान और सूबेदाई बहादुर ने ही हमला किया था। सूबेदाई बहादुर ख्वारज़्म पर यलगार के दौरान चंगेज खान के साथ मरकज़ी फ़ौज की कमान कर रहा था। उतरार, समरकंद, बुखारा समेत पूरी सल्तनत को मिलियमेट कर दिया गया। आलमे इस्लाम पर होने वाली इस अजीम यलगार की मुकम्मल कहानी हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे और इस पर एक मुकम्मल सीरीज़ तैयार करेंगे। और अब तारीख़ के सफ़र में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जब ख्वारज़्म की सरहदें गिरीं तो चंगेज़ खान ने सूबेदाई बहादुर और जेबी नव्यान को एक ऐसा मिशन दिया जो तारीख़ का तवील तरीन इंसान का शिकार बन गया। हुक्म था, शाह मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। Find him and bring him to me. Dead or alive, it matters not. Go! सूबेदाई बहादुर शाह के पीछे किसी भूखे भेड़िए की तरह लग गया। वो ईरान के तपते सहराओं से लेकर कफकाज के बर्फानी पहाड़ों तक उसका पीछा करता रहा। शाह मोहम्मद जान बचाने के लिए छुपता फिरा, यहाँ तक कि वो एक गुमनाम जजीरे पर इंतहाई किस्मपरी की हालत में दम तोड़ गया। लेकिन सूबेदाई की खून की प्यास अभी बाकी थी। ख्वारज़्म का किस्सा तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन सूबेदाई की नज़रें अब रूस के इन शहजादों पर थीं जो अभी तक मंगोलों की वहशत व दरिंदगी से वाकिफ़ नहीं थे। अब एक ऐसा मार्का होने वाला था जहां सूबेदाई ने लकड़ी के तख्तों तले इंसानी हड्डियां चोरा चोरा कीं और रूस की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1222 के करीब जब सूबेदाई कफकाज की वादियों को रोंद रहा था तो उसने शमाखी शहर का मुहासरा किया। यहाँ उसने वो होलनाक तरीक़ा अपनाया जिससे दुश्मनों की रूहें कांप उठीं। शहर की ऊंची दीवारों तक पहुंचने के लिए मंगोलों ने इंसानों और जानवरों की लाशों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। सिपाही उन सड़ती हुई लाशों पर से गुजरकर शहर में दाखिल हुए। ये मंजर इतना वहशतनाक था कि मंगोलों की दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। बहुत से लोग सूबेदाई की इन कार्रवाइयों को महज बेरहमी समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक सोची समझी नफसियाती जंग थी। वो जानता था कि अगर वो एक शहर को इबरत का निशान बना दे तो अगले 10 शहर लड़े बगैर ही घुटने टेक देंगे। उसने खौफ को अपनी फौज का वो हरावल दस्ता बना लिया था जो शहर फतह होने से पहले ही वहाँ के बासियों के हौसले राख कर देता था। कफकाज के दुश्वार गुजार और बर्फीले पहाड़ों से निकलते ही सूबेदाई का सामना इल्नन्स और क्यूमन्स कबाइल के एक अजीम और ताकतवर इत्तेहाद से हुआ। यहाँ सूबेदाई ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ तलवार का धनी नहीं बल्कि मकरो फरेब का भी बादशाह है। जब उसे लगा कि सामने वाली मुत्तहिदा फौज उसे नुकसान पहुंचा सकती है तो उसने एक ऐसी चाल चली जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। उसने क्यूमन्स कबाइल को भारी रिश्वत और लालच का झांसा देकर इस इत्तेहाद से अलग कर दिया और जैसे ही वो पीछे हटे सूबेदाई ने तन्हा रह जाने वाले इल्नन्स को गाजर मूली की तरह काट डाला। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही इल्नन्स का सफाया हुआ
सोबदाई ने अपनी खूनखार तलवारों का रुख उन क्यूमन्स कबाइल की तरफ मोड़ दिया, जो अब भी इसी खुशफहमी में थे कि मंगोलों के साथ उनकी सुलह हो चुकी है और मैदान जंग से काफ़ी दूर जा चुके थे। एक साथ के ताक़ुब के बाद सोबदाई बहादुर और जेबी नव्यान क्यूमन्स तक पहुंच गए, जो सुलह के एवज़ बेश बहा माल और दौलत लेकर जा रहे थे। जेबी और सोबदाई बहादुर आधी रात को उठने वाले तूफान की तरह क्यूमन्स पर टूट पड़े। मैदान क्यूमन्स की लाशों से भर गया, लेकिन ये तो सिर्फ एक बड़े तूफान की दस्तक थी, क्योंकि अब सोबदाई का रुख रूस के वसी व अरीज मैदानों की तरफ था, जहां दरियाए कालका के किनारे तारीख का वो खूनी बाब लिखा जाना था, जिसने रूस के शहजादों की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख देनी थी। ख़ारज़्म शाही सल्तनत की राख से गुजरने के बाद सोबेदाई और उसके उस्ताद जैबी नव्यान को चंगेज़ खान ने कफ़क़ाज़ के शुमाल में आबाद उन नामालूम कबाइल की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, जिनका जिक्र सुनकर ही लोग कांप जाते थे। ये एक ऐसी मुहिम थी जो मंगोलों को उन इलाकों में ले गई जहां इससे पहले किसी एशियाई फातिह के कदम नहीं पड़े थे। सूबेदाई के सामने एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक इत्तेहाद खड़ा था। एक तरफ रूस के ताकतवर शहजादे थे और दूसरी तरफ उनके हलीफ कैपचाक जंगजू। यहाँ सूबेदाई और जैबी नव्यान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे मशहूर और मोहलिक चाल चली, जिसे तारीख़ जाली पसपाई के नाम से जानती है। मंगोलों ने मुसलसल 9 दिन तक पीछे हटने का ऐसा नाटक किया कि रूसी और कैपचाक फौजें धोखा खा गईं। वो समझे कि मंगोल डरकर भाग रहे हैं, चुनाचे वो अंधे जोश में उनके पीछे दौड़ते रहे, यहाँ तक कि उनकी सफ़ें बिखर गईं और वो थक कर चोर हो गए। मई 1223 दरियाए कालका के किनारे पर जब जैबी और सूबेदाई ने देखा कि दुश्मन का दम फूल चुका है, तो सूबेदाई ने अचानक अपने घोड़ों का रुख मोड़ा और बिजली की सी तेज़ी से पलटकर कपचाक कबाइल पर हमला कर दिया। सूबेदाई बहादुर पसपा होते वक्त नोट कर रहा था कि कपचाक कबाइल की तंजीम काफ़ी बिखरी हुई है, चुनाचे उसने सारी मंगोल फौज का वज़न कपचाक कबाइल पर डाल दिया। कपचाक इस अचानक कहर की ताब न ला सके। मंगोलों का हमला इतना तेज़ और अचानक था कि कपचाक कबाइल भागते हुए अपने ही इत्तेहादी रूसियों से जा टकराए और रूसियों की सफ़ें दिरहम बिरहम होकर रह गईं। उन बिखरी हुई सफ़ों पर मंगोल तीर अंदाज़ों ने मौत का वो रक्स दिखाया कि पूरा मैदान जंग एक मक्तल बन गया। ये महज एक फतह नहीं थी, ये एक बाकायदा कत्लेआम था। शहजादा मिस्टिस्लोव का अंजाम। जंग के बाद जो रूसी शहजादे जिंदा बच गए, उन्होंने एक पहाड़ी पर पनाह ली, लेकिन सूबेदाई ने उन्हें एक बार फिर अपनी चालाकी से हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ताहम मंगोलों ने उन्हें माफ़ करने की बजाय मौत का वो मुनफरिद और खौफनाक तरीक़ा इख्तियार किया जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। रूसी शहजादों को जिंदा ज़मीन पर लिटा दिया गया और उनके ऊपर लकड़ी के भारी तख्ते रख दिए गए। सूबेदाई समेत तमाम मंगोल कमांडरों ने उन तख्तों पर बैठकर अपनी फतह का जश्न मनाया। जैसे जैसे ऊपर रक्स और मौसीकी का शोर बढ़ता गया, नीचे मौजूद शहजादे उन तख्तों के बोझ तले घटकर और हड्डियों के टूटने की अज़ियत झेलते हुए निहायत इबरतनाक मौत मर गए। साल 1230 तक, यानी चंगेज़ खान की मौत के बाद, उसके बेटे ओगेदाई खान के दौर में सूबेदाई की हैसियत अब सिपह सालारे आला की हो चुकी थी। चीन की जानिब मंगोलों की दूसरी बड़ी यलगार में पूरी फौज की कमान सूबेदाई के ही हाथ में थी। 1234 तक सूबेदाई ने चीन की ताकतवर जिन सल्तनत का मुकम्मल खात्मा करके उसे तारीख का हिस्सा बना दिया। 1235 तक सूबेदाई मंगोलिया वापस आ चुका था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी की वो मुहिम शुरू होने वाली थी जो यूरोप के लिए क़यामत बनकर आने वाली थी। उसे अजीम मगरबी मुहिम का चीफ कमांडर मुकर्रर किया गया। अगरचे उसके साथ चंगेज़ खान का पोता बातो खान भी था, लेकिन तजुर्बे और जंगी चालों के एतबार से सूबेदाई ही उस पूरी फौज का असल दिमाग था। रूस की वो हौलनाक सर्दी जिसने आगे चलकर हिटलर और नेपोलियन जैसी ताकतों को मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन सूबेदाई ने रूसियों के उस सर्दी वाले गुरूर को भी पाश पाश कर दिया। 1237 से 1240 के दरमियान सूबेदाई ने रूस की तमाम बड़ी रियासतों को जहन्नुम के दहकते हुए घेर में बदल दिया। वो एक ऐसी बलाए बेदरमा बनकर रूस पर चढ़ दौड़ा जिसका कोई इलाज किसी के पास नहीं था। व्लादिमीर
कूजलिस्क और नोदिग्रोद जैसे अजीम शहर मंगोल आंधी के सामने तिनकों की तरह उड़ने लगे। व्लादिमीर का मुहासरा, फरवरी 1238। सोबदाई ने अपनी मुहिम का आगाज रूस के दिल व्लादिमीर से किया। उस वक्त रूस की कमान ग्रैंड प्रिंस यूरी डोम के हाथ में थी। सोबदाई ने शहर की दीवारें अपनी मंजनीकों से मिस्मार कर दीं और तीरों की बारिश में अपनी फौज को फसील पर चढ़ने का हुक्म दिया। जब मंगोल शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने वो वहशत बर्पा की कि तारीख कांप उठी। शहजादी और शाही खानदान ने गिरजाघर में पनाह ली, लेकिन सोबदाई के हुक्म पर मंगोलों ने पूरे गिरजाघर को जिंदा इंसानों समेत जलाकर राख कर डाला। शहजादा यूरी बाद में दरियाए सेट के किनारे भागता हुआ मारा गया, जहां सोबदाई ने उसकी पूरी फौज का सफाया कर दिया। और अब बारी थी बर्फ से ढके हुए शहर रियाजान की। रियाजान शहर में भी मंगोलों की आमद की इत्तला मिल चुकी थी और लोग उन्हें अज़ाब इलाही तसव्वुर कर रहे थे। सुबह सुबह ही गिरजाघरों में लोग जमा हो चुके थे और अपने सर मनवा रहे थे। मर्द और औरतें अपने अपने सर मनवाकर तौबा कर रहे थे कि मंगोल रियाजान भी पहुंच गए। सोबदाई के हुक्म पर शहर की आबादी को गारत कर दिया गया। मुर्दों को रियाजान की गलियों में बर्फ पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और उन्हें नेज़ों के आगे परोकर आग में धकेल दिया गया। औरतों और मुर्दों के मंडे हुए और बगैर मंडे हुए सर मंगोल तलवारों और जंगी कुल्हाड़ों से काट दिए गए। शहर को आग लगा दी गई। शहर की गलियां जो बर्फ से सफ़ेद थीं अब खून से सुर्ख हो रही थीं। यहाँ सोबदाई का वहशीपन अपनी इंतहाओं को छू रहा था। शायद वो ज़हनी तौर पर रूस की सरजमीन को अपने उस्ताद जेबी नोवियान की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था और वो उसका बदला पूरे रूस से लेना चाहता था। लिग्नेट्स की तबाही और नाइट टेम्पलर से मुकाबला। और अब वक्त आ चुका था इस मार्के का, जिसका इंतजार पूरा यूरोप कर रहा था, यानी मशरिक की बिजली का मगरिब के फौलाद से टकराव। 1241 में पोलैंड के मैदान लिग्नेट्स पर सोबेदाई के खूनी दस्तों का सामना यूरोप के सबसे ताकतवर जंगजुओं यानी नाइट टेम्पलर से हुआ। ये नाइट सर से पांव तक वजनी लोहे में ढके हुए थे और उन्हें नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। लेकिन सोबेदाई ने यहाँ एक ऐसी डार्क ट्रिक इस्तेमाल की जिसने यूरोपियों के होश उड़ा दिए। उसने मैदान जंग में खास किस्म की जड़ी बूटियां जलाकर ऐसा काला और गाढ़ा धुआं पैदा किया जिसने नाइट टेम्पलर्स को बिल्कुल अंधा कर दिया। सोबेदाई ने एक अजीब व गरीब बकरी के सर वाला झंडा भी मैदान में इस्तेमाल किया, जिससे काला धुआं निकल रहा था। टेम्पलर्स ने समझा कि यह काला जादू है। वो बदहवास हो गए और इस अफरा तफरी का फायदा सोबेदाई बहादुर ने उठाया। मैदान जंग जहन्नम का नजारा पेश करने लगा। नाइट टेम्पलर्स का लिबास जो काफी भारी होता था उनके किसी काम न आया, बल्कि इसी चीज का फायदा सोबेदाई ने उठाया। वो टेम्पलर्स को अपने पीछे लगाकर एक कीचड़ वाले मकाम की तरफ ले आया। यहाँ भारी भरकम लिबास की वजह से टेम्पलर्स की हालत बैठी हुई बतखों जैसे हो चुकी थी। मंगोलों ने यहाँ पर टेम्पलर्स का भरकस निकाल कर रख दिया। मंगोलों ने उन भारी भरकम नाइट्स को घोड़ों से नीचे गिराकर उनके हेलमेट के बारीक सुराखों में खंजर घोंप दिए, जबकि बाकी मांदा की आंखों में तीरों की बारिश शुरू कर दी। यूरोप का फौलादी गुरूर सोबेदाई ने पाश पाश कर दिया था। जब जंग खत्म हुई तो सोबेदाई ने फतह का हिसाब लगाने के लिए एक ऐसा हुक्म दिया जो सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उसने हुक्म दिया कि हर मुर्दा नाइट टेम्पलर का दायां कान काट लिया जाए। तारीख गवाह है कि मंगोलों ने इंसानी कानों से भरी 9 अदद बड़ी बड़ी बोरियां अपने खाकान को तोहफे में भेजीं। नाइट टेम्पलर्स के ग्रैंड मास्टर ने मरने से पहले अपने आखिरी खत में एतराफ़ किया था, हमने ऐसी फौज देखी है जो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात और बलाओं की है। मंगोलिया वापसी और मौत। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जब मंगोलिया का नया खाकान तख्त पर बैठा तो उसने सोबेदाई को अपने ही पुराने साथी बातो खान के खिलाफ तलवार उठाने का हुक्म दिया। Subutai Bahadur, draw your sword against Batu Khan. Your loyalty is to the Khanate now. 73 साला बूढ़े जर्नैल ने साबित किया कि वो सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि उसूलों का पक्का मंगोल था। उसने अपने ही मंगोल भाइयों का खून बहाने से साफ इनकार कर दिया और खामोशी से रिटायरमेंट लेकर मंगोलिया के दरियाए तोला के किनारे एक पुरसुकून खेमे में चला गया। वो फातेह जिसने 32 मुल्कों को रोन डाला था,
जिसने आधी दुनिया की सल्तनतों को राख के ढेर में बदल दिया था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम एक आम चरवाहे की तरह गुजारे और 1248 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। सोबेदाई ने अपनी जिंदगी में 65 अजीम जंगें लड़ी और तारीख के इस सबसे बड़े वार मशीन का रिकॉर्ड है कि वो एक भी जंग नहीं हारा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सोबेदाई महज एक बेरहम और सफाक कातिल था, या फिर वो इन तारीख का वो अजीम तरीन जीनियस था जिसकी जंगी चालें आज 800 साल बाद भी दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री एकेडमीज में हैरत और रौब से पढ़ी जाती हैं? जवाब आपकी सोच पर मुनहसिर है।